नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 12th क्लास के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की। भूगोल में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। भूगोल की 12 क्लास में दो किताबें हैं। दो किताब में से पहला जो किताब है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उसमें कई इकाई हैं, जिसमें से पहली इकाई अभी आपको पढ़ा रहा हूं मैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति और क्षेत्र। इस पहले इकाई का ये पहला अध्याय है और इस पहले अध्याय का ये दूसरा वीडियो यानी दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे पार्ट में मैं आपको आज दो तीन टॉपिक्स की चर्चा करूंगा, जहां से लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करीब करीब भारत के सभी बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक मैं पढ़ाता हूं और एनसीईआरटी की बुक पूरे भारत में चलती है। अब बात आती है कि जिन दो तीन टॉपिक्स की मैं चर्चा करूंगा, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द्वैतवाद। यह शब्द काफी खटकता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद संभववाद, निश्चयवाद, नवनियतिवाद, इन सारे टॉपिक्सों के बारे में आज चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भूगोल में द्वैतवाद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस शब्द की जो एक उत्सुकता है, करीब करीब सभी बच्चों में हर साल मुझे देखने को मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं बता ही दूं द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद ये संस्कृत के शब्द से लिया गया है, यानी संस्कृत का ये शब्द है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो। दो धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से द्वैतवाद और अद्वैतवाद दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक जो द्वैतवाद है वो विचारधारा दो बातों को मानने की स्वीकार्यता देता है, यानी दो बातों को मानता है। वो कहता है कि ईश्वर की भी पूजा बहुत अच्छी है, या ईश्वर की भी पूजा की जाए और प्राकृतिक को भी माना जाए। और इसके जो प्रणेता हैं, इसके जो मेन व्यक्ति हैं, वो है माधवाचार्य जी। और दूसरा जो अद्वैतवाद है, जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। उसके जो प्रणेता है या उसको जो ज्यादा तगड़े तरीके से रखने वाले हैं, वो है आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो ये द्वैतवाद अद्वैतवाद की जो बात है, ये हमारे हिंदू धर्म में काफी दिनों से चला आ रहा है। खैर, भूगोल में ये आ गया। भूगोल में ये आ गया तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी, ये भूगोल में भी आज कोई नया शब्द नहीं है। ड्यूलिज्म ये काफी वर्ष पुराना है, यानी कि यूनान की जब सभ्यता थी, रोम की जब सभ्यता थी, उसी वक्त से ये शब्द चला आ रहा है। तो द्वैतवाद का मतलब दो। अब दो, किसी भी टॉपिक पर जब दो मत हो जाएंगे, किसी भी टॉपिक पर जब दो मत हो जाएंगे, तो ये दोनों मत द्वैतवाद कहलाएंगे। जैसे मैं मछली खाना पसंद करता हूं और आप मुर्गा खाना पसंद करते हैं, हम लोगों में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब कोई विवाद नहीं है। ठीक है भाई, आप मुर्गा खाना पसंद करते हो, आप खाओ। मैं मछली खाना पसंद करता हूं, मछली खाऊंगा। तो कोई द्वंद्व की बात नहीं होती है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विचार है, अपना अपना पसंद है, अपना अपना मानने का तरीका है, वो मानना होता है। लेकिन ये कहने की चीज है, कुछ न कुछ विवाद और कुछ न कुछ अंतर और कुछ न कुछ मामले उभर कर आ ही जाते हैं। भूगोल में भी ऐसा ही हुआ। भूगोल में द्वैतवाद के जन्मदाता के रूप में रेटजल को माना जाता है। रेटजल को माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि रेटजल महोदय ने सबसे पहले भूगोल को दो भाग में बांट कर देखा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो मुद्दा है, इस चीज को सबसे पहले रेटजल महोदय, जो जर्मनी के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि मानव भूगोल के ये पिता भी हैं, तो ये बात सबसे पहले रेटजल महोदय द्वारा लाई गई। खैर, किताबों में ये भी लिखा है कि रेटजल से पहले
हिकेटियस और हेरोडोटस, ये दो विद्वान जिनका संबंध यूनान की सभ्यता से है, यूनान से है, इन्होंने इस बात को रखा था। अब बात उठती है कि भाई भौतिक भूगोल ज्यादा अच्छा है या मानव भूगोल ज्यादा अच्छा है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि भौतिक भूगोल ज्यादा बेहतर है, भौतिक भूगोल ही पढ़ना चाहिए, भौतिक भूगोल पर ही अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। भौतिक भूगोल में जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है मैंने, भौतिक भूगोल में आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, पोखर, तालाब, झील, झरने जो प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसको आपको पढ़ना होता है। जबकि मानव भूगोल में मानव निर्मित चीजों को, सड़क, रेल मार्ग, मकान, बिल्डिंग्स और भी बहुत सारी चीजें, पतन, वायुयान, जो एयरपोर्ट हैं, वो सब चीजें पढ़नी होती हैं। यानी मानव निर्मित मानव भूगोल में, भौतिक भूगोल में प्राकृतिक निर्मित चीजों को हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि भौतिक भूगोल ज्यादा बेहतर है, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि मानव भूगोल ज्यादा बेहतर है। हालांकि कंपटीशन की कोई बात नहीं है, लास्ट में निर्णय निकलता है कि कंपटीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेहतर ये बेहतर, दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय वाला संबंध है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है और दोनों को पढ़ने में, जब इसको पढ़ते हैं आप तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ता है, इसकी भी बात करनी पड़ती है, जब ये पढ़ते हैं तो इनकी भी बात करनी पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अलग अलग करके देखना मूर्खता वाली बात है। तो भूगोल में द्वैतवाद के जन्मदाता रेटजेल महोदय, जिनका संबंध जर्मनी से है, ये एक नंबर का सवाल बनता है। अब इन्होंने क्या बात रखी, इन्होंने भूगोल को दो भाग में बांट के देखा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के कुछ पक्षधर रहे, कुछ लोग कहा कि भौतिक भूगोल ज्यादा बेहतर है। पक्षधर कौन है, तो उसमें से मुख्य दो ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके किताब में कहीं ना कहीं इन दोनों का नाम आ रहा है। एक है हिकेटियस, भौतिक भूगोल के समर्थक हिकेटियस। आपको पता है हिकेटियस को भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, और जिनकी एक रचना है जेस पेरियोडेस, ये इनकी बहुत मकबूल रचना है जेस पेरियोडेस। दूसरे जो व्यक्ति हैं जो भौतिक भूगोल के काफी दमदार समर्थक हैं, वो कहते हैं कि भौतिक भूगोल को पढ़ना बहुत जरूरी है, भौतिक भूगोल ही सबसे रियल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल बेस है भूगोल का। तो इसके एक और समर्थक हैं, बहुत ही मकबूल, बहुत ही विख्यात नाम है भूगोल की दुनिया में, हम्बोल्ट। इनका संबंध जर्मनी से है और इन्हें वर्तमान भूगोल या आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी एक किताब है कॉस्मोस, वो 5 वॉल्यूम में, 5 खंडों में विभाजित है और काफी दुनिया के ज्योग्राफर्स उसका अध्ययन करते हैं। जो भी भूगोल पढ़ता है या भूगोल में ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, वो इनके कॉस्मोस का अध्ययन किए बगैर नहीं जाता। तो भौतिक भूगोल के दो समर्थक का नाम आपको याद रखना है, हिकेटियस, इसका संबंध कहां से है, तो यूनान से है और इसे भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। इसकी एक रचना है जेस पेरियोडेस। दूसरे जो भौतिक भूगोल के मजबूत समर्थक हैं वो है हम्बोल्ट, ये वर्तमान भूगोल के जनक माने जाते हैं और इनकी एक किताब है कॉस्मोस, जो 5 खंडों में विभाजित है। दूसरी ओर जो द्वैतवाद में दूसरा जो पक्ष है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, इसके मजबूत समर्थक, जिसमें दो का नाम हमने लिखा है जो आपकी किताब में कहीं ना कहीं आता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस, जैसा कि आपको पता है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस ये मजबूत समर्थक है मानव भूगोल के, और वो मानते थे कि मानव भूगोल के इर्द गिर्द ही पूरी व्यवस्था चल रही है, यानी भूगोल के केंद्र में अगर कोई है तो वो है मानव, और मानव से जुड़ी हुई हर चीज को मानव भूगोल में पढ़ना है या पढ़ा जाता है या पढ़ना चाहिए। तो हेरोडोटस इतिहास का पिता, और एक और हैं बहुत ही मजबूत समर्थक मानव भूगोल के, उन्हें आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है, मतलब वो जीवन भर कुर्सी पर बैठ के बहुत सारी किताबें लिख दी। उनका नाम है कार्ल रीटर, इनका संबंध जर्मनी देश से है और इन्होंने एक किताब लिखी, बहुत मकबूल हुई, अर्ड कुंडे। अर्ड कुंडे
इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से भूगोल में ड्यूलिज्म या द्वैतवाद का मतलब ये किताब बनाम ये किताब, ये बनाम ये, इस तरह से भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, या एक और किताब क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, इस तरह की चर्चा जो शुरू किया वो व्यक्ति थे बर्नार्ड वारेनियस। इनका संबंध भी जर्मनी से है और इन्होंने इस आग को सुलगाया कि क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल कौन बेहतर, कौन अच्छा, किसे ज्यादा बेहतर कहा जाए, कौन ज्यादा बेहतर है। अब इस पर पूरे विश्व में चर्चा, पूरे विद्वान एक दूसरे से ये एक दूसरे दो पक्षों में बट गए, या यूं कहें कि दो खेमे में बट गए। कोई क्रमबद्ध भूगोल का समर्थक हो गया, कोई प्रादेशिक भूगोल का समर्थक हो गया, जबकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे के बिना किसी एक का वजूद मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। बाद में यही लगा सबको कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को अलग अलग करके देखना ये मूर्खता है, पागलपन है। तो इस तरह से आप द्वैतवाद को हमें लगता है समझ गए होंगे। मैंने उदाहरण भी दिया मछली मुर्गा वाला, उसको ध्यान में रखिएगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ से 1 नंबर का सवाल ज्यादातर पूछता है, लघु नहीं पूछेगा, दीर्घ नहीं पूछेगा, 1 नंबर का ही सवाल जब भी घुसेड़ेगा तो घुसेड़ेगा। अब भूगोल में द्वैतवाद से, इस टॉपिक से संबंधित या आपकी किताब में इस शब्द के इर्द गिर्द से संबंधित 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने रखे हैं। ये किताब है और इधर साइड में उसके लेखक है। पहला किताब जो है ज्योग्राफिया जेनरेलिया, क्या नाम है? ज्योग्राफिया जेनरेलिया। इसके लेखक का नाम है बर्नार्ड वारेनियस, इनका संबंध जर्मनी से है। दूसरा जो किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो है फ्रेडरिक रेटजेल। ये 2 किताबें हैं और इनके लेखक का नाम आपको एकदम ध्यान में होना चाहिए। कई बार झारखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ये सवाल आए हुए हैं, तो कभी भी कहीं भी दे सकता है। ये द्वैतवाद था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम दूसरे टॉपिक यानी नियतिवाद की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं इस अध्याय का सबसे मेन टॉपिक। कई बार परीक्षाओं में आया है यहाँ से प्रश्न, कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में, कई बार ये आया हुआ, अलग अलग नामों से आया हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न बनता है कि मानव का प्राकृतिककरण क्या होता है। प्रश्न बनता है कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न बनता है वातावरण निश्चयवाद क्या है। प्रश्न बनता है नियतिवाद या प्राकृतिकवाद की व्याख्या करें। ये सब के सब प्रश्न एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये सब का सब एक ही है। आप मानव का प्राकृतिककरण, निश्चयवाद, वातावरण निश्चयवाद, नियतिवाद, प्राकृतिकवाद सब एक ही है, ये गांठ बांध लीजिए। और किसी तरह से पूछे तो आंसर यही होगा जो मैंने लिखा है। मैं आंसर इसलिए लिख दिया हूं कि आपको नोट्स तैयार करने में आसानी होगी। इंग्लिश में 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि नीचे में 2 ही तरीके का इंग्लिश लिखा होगा। नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्टिक ऑफ ह्यूमन, या लिखा होगा इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। क्लियर? तो ये 2 ही तरह के इंग्लिश आपको देखने को मिलेंगे, नेचुरलिस्टेशन ऑफ ह्यूमन या इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, यही आपको मिलेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन करता है मैंने बता दिया। अब आपको समझना है कि ये होता क्या है, निश्चयवाद क्या होता है, नियतिवाद क्या होता है, प्राकृतिकवाद क्या है, वातावरण निश्चयवाद क्या है, या प्राकृतिक निश्चयवाद क्या है। वातावरण को कहीं कहीं प्राकृतिक निश्चयवाद लिख दिया है, या मानव का प्राकृतिककरण क्या होता है। ये सब के सब एक ही प्रश्न है, कहीं से भी घुमा फिरा के आए। आंसर की शुरुआत आप इन्हीं चंद लाइनों से करें तो
अच्छा है, बाकी चीजें मैं आपको समझा दूंगा आगे, और भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या होता है निश्चयवाद? देखिए, मानव का प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भरता ही मानव का प्राकृतिककरण है। हमने बहुत कुछ नहीं लिखा है, बहुत कुछ जोड़ रहे हैं। मानव का प्राकृतिककरण, मानव का प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भरता है, यानी मानव जब प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है तो उसे हम मानव का प्राकृतिककरण कहते हैं। आदि मानव जो थे, वो जो मानव थे उनका प्राकृतिककरण हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर थे, प्राकृतिक से कंदमूल फल खाते थे, प्राकृतिक का दिया हुआ पानी पीते थे, प्राकृतिक के छांव में जीते थे। इसलिए उस वक्त जब आदि मानव का काल था, उस वक्त मानव का प्राकृतिककरण पूरी तरह से हो गया था, मानव का प्राकृतिककरण था। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका डिफिनेशन इतने में ही सिमट गया, या इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी सारी चीजों की व्याख्या या वो भी इसमें इंक्लूड है। अब क्या है प्राकृतिककरण, निश्चयवाद, वातावरण निश्चयवाद, ये सब क्या है? तो इस संकल्पना के जन्मदाता, ये टोटली जो भी संकल्पना आप देख रहे हैं, उन सब के जन्मदाता रेटजेल महोदय हैं। रेटजेल महोदय जिनका संबंध जर्मनी से है और इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो इस संकल्पना के जन्मदाता रेटजेल महोदय हैं। इसके अनुसार, यानी कि इन सारी संकल्पनाओं के अनुसार, भौतिक वातावरण के तत्व ही मानव क्रियाओं, उनके जीवन निर्वाह के साधनों तथा समाज और संस्कृति को निर्धारित करती है। निश्चयवाद, वातावरण निश्चयवाद, नियतिवाद, प्राकृतिकवाद, ये सब का सब किसके अनुसार निर्धारित है? तो भौतिक वातावरण के। इस विचारधारा के लोग, ये क्या है? ये एक विचारधारा है, ये सब एक विचारधारा है। शुरुआती दौर में आदि मानव काल के बाद ईसा पूर्व के समय से ही, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बहुत साल पहले, लगभग 420 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म से 720 वर्ष पहले, 420 वर्ष पहले, तो 420 ईसा पूर्व पहले ही ये कॉन्सेप्ट आया था, ये डिटरमिनिज्म का ये कॉन्सेप्ट आया। और इस कॉन्सेप्ट में था क्या? इस कॉन्सेप्ट में था कि मानव पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर है, मानव पूरी तरह से प्राकृतिक का गुलाम है, मानव बिना प्राकृतिक के जीवन नहीं जी सकता, मानव पूरी तरह से प्राकृतिक के दया दृष्टि पर निर्भर है, मानव का जीवन प्राकृतिक की देखरेख में ही चल सकता है। फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूं, मानव का प्राकृतिक पर पूरी तरह निर्भरता ही मानव का प्राकृतिककरण है। इस संकल्पना के जन्मदाता रेटजेल महोदय हैं। इसके अनुसार भौतिक वातावरण के तत्व ही मानव क्रियाओं, उनके जीवन निर्वाह के साधनों तथा समाज और संस्कृति को निर्धारित करती है। इस विचारधारा के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों की श्रेष्ठता या प्राकृतिक शक्तियों को श्रेष्ठता दी गई है। प्राकृतिक की प्रचंडता, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति, उसे सर्वस्व शक्तिमान बनाने की प्रवृत्ति को इस विचारधारा में प्रबलता से प्रमुखता दी गई है। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक एक शक्तिशाली बल है, पूज्य है, सत्कार योग्य है और संरक्षित है। नियतिवाद मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं। इस पूरी व्याख्या से आप ये समझ गए होंगे कि इस पूरी व्याख्या में प्राकृतिक को ही सर्वोपरि कह दिया गया है। मानव का कहीं कोई अस्तित्व या मानव का कहीं कोई हैसियत नजर नहीं आता। तो निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है, डिटरमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के सबसे पहले जन्मदाता या प्रणेता रेटजेल महोदय, जिनका संबंध जर्मनी से है, उन्होंने एक नई बहस की शुरुआत कर दी, या उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक पर ही मानव का जीवन
बिना प्राकृतिक के उसका कहीं से कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि हमारी सभ्यता संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल, हाव भाव, रहन सहन, ये सब पर प्राकृतिक का अमिट छाप है। अर्थात प्राकृतिक मानव के जीवन में सबसे प्रबल स्थान रखता है और यही कारण है कि प्राकृतिक को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उसका सत्कार करते हैं। सत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? पेड़ की पूजा करते हैं आप, पीपल के पेड़ का, केले के पेड़ का, नीम के पेड़ का। क्यों? क्योंकि वो आप उसे माने हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, आप माने हैं कि वो पूज्य है, आप मानते हैं कि उसके बगैर मेरा जीवन संभव नहीं है। आप पहाड़ की पूजा करते हैं, आप मिट्टी की पूजा करते हैं, आप जानवरों की पूजा करते हैं, आप वर्षा की पूजा करते हैं। हर वो प्राकृतिक चीज जिसे मानव नहीं समझा, नहीं जाना, उसकी पूजा उसने की, उसे सर्वशक्तिमान माना। और ये धारणा आज भी लगभग 80% लोगों में है कि प्राकृतिक ही सर्वशक्तिमान है। तो इसी मान्यता को पुष्ट करता है, इसी मान्यता को बल देता है ये विचारधारा जिसे आप विभिन्न नामों से देख रहे हैं। तो इस विचारधारा के प्रबल समर्थक पहले भी थे, आज भी हैं, और हमें लगता है कि पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक इस विचारधारा के समर्थक लोग रहेंगे। कितनी भी आधुनिकता आ जाए, लेकिन इस विचारधारा के समर्थक लोग रहेंगे। अब इस विचारधारा के समर्थक कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने इस विचारधारा को काफी आगे बढ़ाया, काफी पुष्ट किया, काफी इस विचारधारा को ख्याति दी। उनमें से सबसे पहला तो जो नाम है वो रेडिजल का आप याद रखिए। अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस विचारधारा डिटरमिनिज्म पर काम किया तो वो रेडिजल महोदय। उसके बाद और भी बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें से 3, 4, 5 विद्वान का नाम मैं बता रहा हूं। हिप्पोक्रेटस, ये वो व्यक्ति है यूनान का रहने वाला जो 420 ईसा पूर्व से ये माना, 420 ईसा पूर्व से में सबको ये बताया, 420 ईसा पूर्व में ही सबको बताया कि प्राकृतिक ही सर्वशक्तिमान है और हर चीज पर प्राकृतिक की छाप है। बिना प्राकृतिक के सहयोग के रहना मुमकिन नहीं है मानवों का इस धरातल पे। तो 420 ईसा पूर्व से ही ये विचारधारा चली आ रही है। उसके बाद एस्ट्रेबो जो है ये रोम का रहने वाला व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने रोमन साम्राज्य की समृद्धि के पीछे उसकी भौगोलिक दशा को उत्तरदायी माना। इसने माना कि रोमन साम्राज्य का इतना विस्तार जो हुआ है वो इसकी भौगोलिक जो दशाएं हैं, इसका जो जलवायु है, इसका जो समुद्री किनारा है, इसकी जो मिट्टी है, इसका जो आबो हवा है, इन सब के कारण ही रोमन साम्राज्य इतना मजबूत हुआ है। तो प्राकृतिक को बड़ी प्रमुखता से एस्ट्रेबो बताते हैं और वो रोमन साम्राज्य के समृद्धि को उदाहरण स्वरूप पेश करते हैं। कार्ल रीटर, जर्मनी का यह विद्वान जिसे आर्म चेयर कहा जाता है, ये विद्वान भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रबल चीज है वो प्राकृतिक को ही ये मानते हैं। मानव को ये बहुत कम स्थान देते हैं पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर, और ये मानते हैं कि प्राकृतिक के बदौलत ही या प्राकृतिक के सहयोग पर ही मानव का विकास निर्भर है। हम्बोल्ट, लगभग पूरी दुनिया घूमा यह व्यक्ति, पूरा जीवन भ्रमण करके प्राकृतिक को जाना समझा और अंततः ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्राकृतिक सर्वशक्तिमान है और इसके बगैर मानव का विकास संभव नहीं है। यानी इसका उपयोग करके ही, इसका बेहतर तरीके से उपयोग करके ही मनुष्य आगे की ओर बढ़ सकता है। रेटजेल महोदय,
इनको तो आप जानते ही हैं, ये पूरी तरह से डिटरमिनिज्म यानी कि निश्चयवाद या नियतिवाद के प्रणेता रहे और इसको काफी आगे बढ़ाया इन्होंने। एक ये रेटजेल, हम्बोल्ट और कार्ल लीटर, ये तीनों का तीनों जर्मनी से हैं। कहां से हैं? जर्मनी से संबंध रखते हैं। एस्ट्रेबो का मैंने रोम से बताया, और हिप्पोक्रेटस ये यूनान से संबंधित भूगोलवेता है। अब आती है बारी अमेरिका की। अमेरिका अभी पीछे नहीं रह सकता ऐसे विचारधाराओं में। तो कुमारी ए चर्चिल सेम्पुल या कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल ये रेटजेल की शिष्या थी, और इन्होंने रेटजेल की बातों को इतनी प्रमुखता से रखा कि इन्होंने एक वाक्य कह दिया जो काफी मकबूल हुआ। परीक्षाओं में हर साल किसी न किसी बोर्ड में पूछता है, मनुष्य पृथ्वी की उपज है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है चर्चिल सेम्पुल का, जिसका संबंध अमेरिका से है। ये तो मानती थी कि मनुष्य का जो रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं, उन सब में प्राकृतिक रची बसी है, और बिना प्राकृतिक के मानव किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। हंटिंगटन, इनका भी संबंध अमेरिका से है, और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, और ये पुरजोर समर्थन करते हैं निश्चयवाद का, डिटरमिनिज्म का। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि निश्चयवाद, नियतिवाद या प्राकृतिकवाद या मानव का प्राकृतिककरण, ये आज भी देखने को मिलता है। आज भी हम आप कहीं ना कहीं से प्राकृतिक पर निर्भर हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम निर्भर नहीं हैं। आज बहुत हद तक हम प्राकृतिक को कई जगहों पर मात दिए हैं, और कई जगहों पर प्राकृतिक पर जीत हासिल की है। आप इसके कई उदाहरण संभववाद जब मैं बताऊंगा इसके आगे, तो आपको पता चलेगा कि संभावनाएं भी बहुत सारी हैं, और बहुत सारी संभावनाओं की तलाश हमने इस विषम परिस्थिति जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई है इसमें हम किए हैं। तो ये जो वाद आप देख रहे हैं, ये जो आप एक थॉट, एक विचार देख रहे हैं, ये पूरा विचार प्राकृतिक के महत्व पर आधारित है, और इस विचारधारा में मनुष्य इस पृथ्वी पर धूल के बराबर भी नहीं है। यानी ये विचारधारा आज के समय में तो बहुत सटीक नहीं बैठती है, लेकिन ईसा पूर्व या कई ईस्वी तक ये विचारधारा पूरे विश्व में मानी जाती रही है। परीक्षा में सवाल आएगा किसी भी तरह से, तो ये 4-5 लाइन जो हमने लिखा है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप ये कुछ डिटरमिनिज्म या निश्चयवाद के समर्थकों का नाम लिखेंगे, उनके बारे में मैंने जो भी बताया या मैं जो बोला उसको आप नोट्स की तरह तैयार करेंगे। शुरू का 2-4-10 लाइन 15 लाइन आपका कुछ सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और तथ्यपरक होना चाहिए। नंबर अच्छा मिलेगा, हमें उम्मीद है, अगर इस तरह आप लिखते हैं। तो इसके बाद मैं आपको निश्चयवाद के बाद संभववाद, इससे भी कई बार परीक्षा में सवाल आए हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। 2 ही सवाल ज्यादा आते हैं, निश्चयवाद, ये जो निश्चयवाद जो मैंने बताया, और संभववाद जो मैं बताऊंगा। इन दोनों में अंतर कई बार पूछा है परीक्षा में कि संभववाद और नियतिवाद में अंतर बताएं, नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या करें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। 1 नंबर का भी सवाल पूछा है कि निश्चयवाद के मेन जन्मदाता कौन है। तो मैंने बहुत चीजें कवर करने की कोशिश की है। अब इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं संभववाद बता रहा हूँ। संभवतः स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो कई बार परीक्षाओं में आया है, यही जान लीजिए। 2 ही सवाल ज्यादा आते हैं, एक आता है संभववाद, दूसरा आता है नियतिवाद। जिसको मैंने अभी पहले पढ़ाया वो आएगा, या तो ये आएगा।
कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दोनों के बीच अंतर स्थापित करने के लिए या अंतर बताने के लिए आ जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है संभववाद भी। संभववाद जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, इसे हम प्राकृतिक का मानवीकरण यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी आप कह सकते हैं। यहाँ ऑफ नेचर छूट गया है। हाँ, तो प्राकृतिक का मानवीकरण या संभववाद ये नियतिवाद के जस्ट उल्टा विचारधारा है, एकदम अपोजिट। उस विचारधारा में प्राकृतिक में सब कुछ था, प्राकृतिक के आगे मानव का कोई अस्तित्व नहीं था, मानव का कोई हैसियत नहीं था, मानव की कुछ चलती नहीं थी। और यहाँ ये संभववाद या प्राकृतिक का मानकीकरण इस विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि प्राकृतिक मानव के आगे कुछ भी नहीं है, या प्राकृतिक को मानव हर जगह मात दे दी है, हर जगह प्राकृतिक को मानव ने हरा दिया है, प्राकृतिक पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये विचारधारा जस्ट उसके उल्टा है। अच्छा देखिएगा, उस विचारधारा में यानी कि नियतिवाद की विचारधारा में ज्यादातर जो विद्वान थे उसका संबंध जर्मनी से था, और इस संभववादी यानी कि पॉसिबिलिज्म जो विचारधारा है, इस विचारधारा के ज्यादातर जो विद्वान हैं, ज्यादातर जो समर्थक हैं, उनका संबंध फ्रांस से है। नक्शा में आप देखिएगा, फ्रांस के जस्ट बगल में ही जर्मनी है, या फ्रांस के आसपास ही जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों देश बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में विचारधारा, इस प्राकृतिक और मानव के बीच के संबंध में ये दोनों देश एक दूसरे के विरोध में खड़े नजर आते हैं। देखते हैं संभववाद या प्राकृतिक का मानवीयकरण क्या होता है। नोट्स में आपको 3-4-5 लाइन इस तरह से लिखना है। संभववाद शब्द सबसे पहले, ये संभववाद पॉसिबिलिज्म, ये शब्द सबसे पहले फेब्रे एक फ्रांस के बहुत ही विख्यात भूगोलवेत्ता हैं, तो फेब्रे महोदय ने दिया था। इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि प्राकृतिक संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा मानव अपनी इच्छाओं के आधार पर उसका उपयोग कर सकता है। प्राकृतिक की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं है। मानवीय क्रियाएं और मानव द्वारा विकसित संस्कृति भूदृश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, क्या बोला कि प्राकृतिक सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान कौन है? तो मानव है, और मानव के द्वारा जो विकसित संस्कृति भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप, जिसमें आप जो नगर बसाए हैं, शहर बसाए हैं, वो सड़कें, आपका रेलवे लाइन, पतन या एयरपोर्ट, ये सारे जो आपके कल्चरल लैंडस्केप हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसा मानना है संभववादी विचारकों का। तो संभववादी विचारक प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। वो मानते हैं कि जहां पर पहले मानव की पहुंच नहीं थी, प्राकृतिक के जिस क्षेत्र में पहले मानव की पहुंच नहीं थी, आज इस संभववादी विचारधारा के रखने वाले लोग या रखने वाले मानव वहां तक पहुंच गए हैं, वहां पैर जमा रखे हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं। पहले गर्मियों में गर्मी लगती थी, आदमी गर्मी सहता था, धूप सहता था, बारिश सहता था, आंधी तूफान देखता था या उसको सहता था। लेकिन आज उस सब की काट हमने बना रखी है। टेक्नोलॉजी जिसे आप कहते हैं, तकनीक जिसे आप कहते हैं, उसने मानवों के जीवन को आसान बनाया है और प्राकृतिक के बंदिशों को कम किया है। इन बंदिशों के कम होने से मानव का जीवन पहले की अपेक्षा ज्यादा सुखमय हुआ है। कल को जहां तक पहुंच नहीं थी मानव की, आज मानव ने वहां अपना पहुंच ही नहीं बनाया, बल्कि उस पहुंच से आगे भी कई कार्य कर चुका है। यहां तक कि बर्फीले इलाके में, साइबेरिया के बर्फीले इलाके में
रूस गेहूं उपजा रहा है और समुद्र के तेज धाराओं पर हमने नावें चलाई हैं, जहाजें चलाई हैं। आसमान की हवाओं को या यूं कहे कि हवा की गति को समझने के बाद हमने हवाई जहाज का या एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया है। ऊष्मा और ताप को समझकर हमने आग का आविष्कार कर लिया। डीएनए और शारीरिक कई चीजों को समझकर हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता और कई ऐसे रोग प्रतिरोधक दवाएं बना ली हैं। तो इस तरह इन सारे तर्कों को देकर संभववादी जो विद्वान हैं, संभववादी जो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है और आगे भी हम जीतते जाएंगे। यानी जहां नियतिवादी लोग प्राकृतिक की गोद में रहकर प्राकृतिक के उलझनों को, उसकी दुश्वारियों को, उसकी परेशानियों को झेलने को विवश थे, वहीं संभववादी उन सब प्राकृतिक की बंदिशों को तोड़कर एक स्वतंत्र जीवन की कल्पना कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप तर्क वितर्क करके अपने दिमाग पर जोर डाल के ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि आप नियतिवादी हैं या संभववादी हैं। आप संभववाद की ओर अग्रसर हैं या आप नियतिवाद को ज्यादा अच्छा मानते हैं, ये आप पर निर्भर है। अब जरा सा देखते हैं हम संभववादी विचारधारा रखने वाले जो विद्वान हैं, जो मुख्य हैं, उनका क्या कथन था और वो क्या कहते हैं। दो विद्वान मूलतः हमने लिया है। एक है लुसियन फेब्रे। फेब्रे जो नाम आया, जो ये संभववाद शब्द के खोज करता है या संभववाद शब्द के दाता हैं, देने वाले हैं, ये लुसियन फेब्रे, इनका संबंध फ्रांस से है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मतलब प्राकृतिक का बंदिश की अनिवार्यता कहीं नहीं है। कहीं पर प्राकृतिक ने बंदिश नहीं लगा रखा है, कहीं पर प्राकृतिक ने परमानेंटली एक ब्रोकर या रुकावट स्थापित नहीं कर दी है। सर्वत्र सभी जगह पर संभावनाएं हैं। जरूरत है उसको तलाशने की, जरूरत है उसको आसान करने का, टेक्नोलॉजी विकसित करने की। ये बात ये कह रहे हैं फेब्रे महोदय। तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते, अब ऐसी संभावना है या मानव उसका स्वामी है, क्योंकि सबसे खोपड़ा वाला तो मानव है पूरी पृथ्वी पर, तो स्वामी होने के नाते इसके उपयोग का निर्णय करता है। मतलब तमाम तरह की जो प्रकृति की बंदिशें हैं, उससे उबरने का उपाय भी हमारे पास है और हम निर्णय लेंगे, यानी मानव निर्णय ले कि उससे कैसे उबरा जाए, उन बंदिशों को, उन प्राकृतिक की दुश्वारियों को कैसे कम किया जाए। आज आप देख रहे हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत में भीषण गर्मी कभी पड़ती थी, धूल भरी आंधियां चलती थी। आज कई ऐसे अरेबियन कंट्री में सिटी हैं, शहर हैं, जो बिल्कुल एयर कंडीशन है। मतलब एयर कंडीशन मतलब बिल्कुल ठंडा मार्केट बनाया गया है। ऐसे टेक्नोलॉजी या कूलर लगा के कूलिंग की व्यवस्था करके पूरे मार्केट को, पूरे बिल्डिंग को ठंडा किया जाता है और ठंडा वातावरण रखा जाता है। तो ये सही में मानवों की एक बहुत बड़ी सफलता है कि प्राकृतिक की कई दुश्वारियों, कई जो बंदिशें थी प्राकृतिक की, कई रुकावटें जो प्राकृतिक ने लगा रखी थी, उनको पार किया है मानवों ने और उनसे आगे हम आए हैं। तो ये फेब्रे महोदय यही बात कर रहे हैं कि भाई हर जगह अनिवार्यता है। ऐसा मत समझो कि हर जगह पर प्राकृतिक ने अवरोध लगा रखा है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए आज हमने रज्जू मार्ग बना लिया है। तो हर वो काम जो नामुमकिन पहले लगता था, आज हमने टेक्नोलॉजी, दिमाग और बुद्धिमत्ता की मदद से उसे अचीव कर लिया है, पा लिया है। सर्वत्र संभावनाएं हैं। मानव इस संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनका उपयोग करने का निर्णय रखता है या निर्णय ले सकता है।
ये कहना है लुसियन फेब्रे महोदय का। दूसरे जो संभववाद विचारक हैं उनका नाम है विडाल डी लाप्लास। ये महोदय क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राकृतिक एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कि मैन इज एन एडवाइजर, नेचर इज एन एडवाइजर। वो कह रहे हैं कि नेचर जो प्राकृतिक जो है एक बस सलाहकार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्राकृतिक हमको सलाह देती है, सलाह मानना ना मानना हमारी मर्जी। वो हमें रास्ता दिखाती है, वो बताती है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये कहते हैं ब्लास महोदय कि हर जगह वो सलाहकार के रूप में प्राकृतिक है, हमारी मर्जी है हम उससे सलाह ले न ले, या उसका सलाह लेके हम किस तरह दिमाग लगा के वहां पर चीजों को व्यवस्थित करें, अपने लिए व्यवस्थाएं आसान करें, अपने अनुकूल व्यवस्थाएं बनाएं। अन्य जो विद्वान हैं जो संभववाद के हैं वो हैं ब्रुंज, डिमांजिया, इन लोगों का भी संबंध फ्रांस से ही है। तो इस तरह आप लगभग ये अंदाजा लगा लिए होंगे कि नियतिवाद जहां प्राकृतिक पर निर्भरता को दर्शा रहा था, प्राकृतिक का आदमी गुलाम बना हुआ था उस विचारधारा के अंदर, वहीं संभववादी विचारधारा में व्यक्ति ज्यादा बाहर आया, प्रकृति की बंदिशों को कम किया, टेक्नोलॉजी इजाद किया, और आज हम इस संभववादी विचारधारा में जी रहे हैं। इसी पॉसिबिलिटीज में हम जी रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब कंफ्यूजन हुआ होगा या हमें भी होता है, आप अपना विचार दिमाग लगाएं और विचार प्रस्तुत करें कि भाई कौन बेहतर है, संभववादी विचारक बेहतर है, नियतिवादी बेहतर है, कौन अच्छा है, किस पक्ष में आप हैं, आप संभववादी हैं या नियतिवादी हैं, या दोनों में से कोई और है। तो चर्चा कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे। एक और इन दोनों का मध्य जो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग दिया, मिड लाइन जो दिया, मध्यम मार्ग जो दिया, उस मार्ग की ओर कल हम बढ़ेंगे और इन दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे, इन दोनों के झगड़ों को कम करेंगे, इन दोनों की लड़ाइयों को हम एक एक नए रास्ते की ओर मोड़ेंगे, और उस विचारधारा का नाम होगा नव निश्चयवाद। तो कल चर्चा हम करेंगे नव निश्चयवाद पर, और भी कुछ चीजों पर चर्चा कल होगी। आज चूंकि वीडियो लंबा हो गया है, धैर्य बना के आप देखें, एक एक नंबर पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसे कोई 90%, 95%, 85% नहीं पाता है, दिन रात एक करता है, एक एक नंबर के लिए मेहनत करता है, तब जाके एक अच्छा नंबर वो पा पाता है। और ये कोरोना काल है बाबू, इसमें मोबाइल छोड़ के, इंटरनेट छोड़ के और ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के और कहीं क्लास नहीं मिलने जा रही है फिलहाल। तो कोशिश करें कि इस तरीके से आप पढ़ाई करने की कोशिश करें, किताबों का सहारा लें, वीडियो का सहारा लें, अन्य भी वीडियो हैं उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, नोट्स बनाएं, जो कंफ्यूजन है उसको आप कमेंट्स में लिखें, जहां तक हो सकेगा हम लोग समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत